हाय। कुछ ऐसे कमेंट्स थे जो कि बहुत टाइम से आ रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, जैसे कि ईओडी एनालिसिस को लेकर के। फिर ऑप्शन चेन को हम किस तरह से स्टडी करें, किस तरह से रीड करें कि हमें वो एटलीस्ट रियल टाइम में हमें कुछ तो आउटपुट दे, और हम जिस तरह से एनालाइज कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी एक्चुअली अपोजिट आ जाता है जब हम एनालाइज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने जब कंक्लूड करी, उसके बाद मैंने सोचा कि इस वाली एक वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना शुरू करूँगा। और ये स्पेशली इंट्राडे के पर्पज़ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इंट्राडे के पर्पज़ से देख रहे हैं तो बेस्ट है। अगर आप पोजिशनल के पर्पज़ से देख रहे हैं तो अभी अवॉइड करिए, नेक्स्ट पोजिशनल के पर्पज़ से बनाएंगे वीडियो। तो अभी जो इसमें आपको शीट दिख रही है, ऐसी शीट आप हो सकता है कि आपके पास एग्जिस्टिंग कोई शीट्स हो, कोई मेरे टूल्स पड़े हो या आपने खुद डेवलप किया हो। अगर है आपके पास, या आप नहीं है आपके पास, तो डेफिनेटली ऐसे टाइप के टूल्स रखिए जो इंट्राडे में आपकी हेल्प करें। अब कुछ लोग एक्सचेंज की वेबसाइट पे जा करके एनएससी के ऑप्शन चेन्स पे देखते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। मैं आपको रीजन उसका बता रहा हूँ। क्योंकि जितनी देर में आप एनालाइज करेंगे उतनी देर में तो आप अगर इंट्राडे स्कैल्पर, इंट्राडे ट्रेडिंग के पर्पज से आए हैं, 2 4 10 पॉइंट 20 पॉइंट निकालने के लिए, तो उतनी देर में तो मूवमेंट चली जाती है। ओके, आपको जो वहां पर चाहिए वो आपको चाहिए कि आप एटलीस्ट कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस कर पाए। मतलब आपके सामने जो डेटा हो वो आपके सामने एक क्लियर व्यू दे रहा हो आपको। तो एक्सचेंज की वेबसाइट पे इतना एफर्ट्स लगा करके भी आपको कुछ वहां पर आउटपुट मिलने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब तक तो वो पोजीशंस आपकी जा चुकी होंगी। तो यहाँ पर जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एटलीस्ट एक ऐसा टूल्स रखिए जिसमें आपको पोजीशन, जिसमें आपको दोनों साइड के व्यू दिखते रहें। मतलब आपका बुल बियर दोनों साइड के व्यू आपको क्लियरली पता चलते रहें कि हु इज इन द पावर, वो सब आपको पता चलता रहे। ओके। सेकंड कि आप पहले से प्रिपेयर रहिए। अगर आप नेक्स्ट डे ट्रेड करने चल रहे हैं इंट्राडे के लिए, तो आप पहले से प्रिपेयर रहिए। उसके बाद आपका थर्ड जो आता है वो मेजर है कि थर्ड में आप, अगर आपके सामने बड़े स्टेप्स हैं, अगर आपको लगता है कि जैसे बड़े स्टेप्स का मीनिंग कि आपको लगता है कि आपका रेंज है बहुत छोटा, आप 40 50 पॉइंट के नियर बाई, 30 25 25 30 50 पॉइंट के अंदर गैप में ट्रेड कर रहे हैं, और आपको लगता है कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो एक बड़े रेजिस्टेंस या बड़े सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो आप प्लीज अवॉइड करिए वहां ट्रेडिंग्स को। ये तीन चीजें हैं। हम अब इसको डिटेल में समझेंगे। डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमें ईओडी से, किस तरह से हमें ईओडी की जरूरत पड़ती है और उसके बिहाफ पर हम किस तरह से नेक्स्ट पे ट्रेड डालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ईओडी की तरफ चलते हैं, तो ईओडी में हमारे पास में दो चीजें हैं कि हम तो एक ईओडी में ये पता करें कि हमारा ओवरऑल सेंटीमेंट्स कल क्या होने वाला है। ओवरऑल हमारा सेंटीमेंट्स क्या होने वाला है, प्रोबेबल, ऐसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी की ही बात हो रही है, एग्जैक्टली नहीं। तो आपका नेक्स्ट डे क्या सेंटीमेंट ओवरऑल हो सकता है। दूसरा, आपका सेंटीमेंट अगर रहा तो आपके साइड में कहां तक होगा। तो हम सेंटीमेंट जानने के लिए क्या करेंगे, अगर हमारे, हम तो चार्ट देखेंगे सबसे पहले। सबसे पहले सेंटीमेंट तो आपको वो क्लियरली बता देगा। तो फर्स्ट आप कोशिश करिए, अगर बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आएंगे तो वो अच्छा रहेगा। उससे आपको एटलीस्ट ये तो आइडिया लग रहेगा कि बड़ा वाला रेसिस्टेंस कहाँ है। क्योंकि बड़े वाले रेसिस्टेंस जितने भी होते हैं, जो बड़े टाइम फ्रेम पे रेसिस्टेंस होते हैं, वो ज्यादा पावरफुल रहेंगे, वो सपोर्ट पावरफुल रहेंगे, वो उतना ही स्ट्रांग उतना रहेगा। जैसे एक्चुअली जो रेसिस्टेंस सपोर्ट का होता है सिस्टम, वो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताऊं। तो मान लीजिए आप 10 मिनट पे कोई रेसिस्टेंस सपोर्ट देख रहे हैं, एक ड्रॉ करके मैं आपको दिखाता हूँ, तब आपको बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपने कोई ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, आपने ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लिया और सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। ओके, आपने ड्रॉ कर लिया। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि ये रेसिस्टेंस सपोर्ट आपका 5 मिनट के ही टाइम फ्रेम पर वैलिड होगा। आप अगर ये सोचो कि यही, और ये कब वैलिड होगा कि आपको ये वाला रेसिस्टेंस सपोर्ट जितनी बार ये 5 मिनट वाली कैंडल बनेगी
उतनी ही स्ट्रेंथ इसकी, अगर मान लीजिए यही वाली 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर बन रही है, फिर यहाँ पर बन रही है, तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्ट्रांग हो रहा है, ना कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर, या आपका वहां पर 15 मिनट में। मतलब आपको जो ये टाइम फ्रेम पर बन रहा है उसी हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ बनेगी उसी टाइम फ्रेम पर। कुछ लोग यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं कि देखेंगे इंट्राडे का देखेंगे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट और उसके बाद डिस्कशन करेंगे 5 मिनट के लिए। तो आपको जो समझ, पहले तो ये देखिए कि वो रेसिस्टेंस किस टाइम फ्रेम पर बन रहा है। अगर आपका वो उसी टाइम फ्रेम पर बन रहा है जिसमें आप ट्रेड डालने वाले हैं, जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपने यहाँ पर 5 मिनट का देख लिया, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ सपोर्ट है और यहाँ रेजिस्टेंस है। मतलब ये एक लेवल आप पहले से एडवांस में ड्रॉ करके रखिए, और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो बड़े होते हैं उनको जरूर मार्क करके रखिए। वो आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्प करते हैं कि एग्जैक्टली आपका वहां पर अगर पहुंचा नहीं है, आपका वहां बड़े स्टेप्स पे पहुंचा, तो आप एटलीस्ट वहां से ट्रेड नहीं ले। ये रहता है कि आपको अगर लग भी रहा है कि वहां पर पहुंचने वाला है और वहां पर आप कितना भी अच्छा एंट्री मिल रहा है, आप वहां ट्रेड को अवॉइड करिए। ठीक है, तो उसमें बेसिकली आप चाहे वीकली देख लीजिए चाहे डेली देख लीजिए, तो ये सारे स्टेप जो है वीकली, डेली, 1 आवर्स, ये आपके तीनों बड़े टाइम फ्रेम हैं। इनमें जरूर एक बार चेक कर लीजिए करिए कि बड़े टाइम फ्रेम पर कहाँ पर रेसिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है। ओके, ध्यान रखिएगा कि उसका जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ही होगी। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम की देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखेंगे तो हम यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो करीब करीब ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ बनेगा 18,240 के आसपास में। अगर ये वाला देखेंगे जो पिछली बार का स्विंग है उसी का हाई ले रहे हैं, तो करीब करीब यहाँ 18,240 से 60 के बीच में बन रहा है। तो इसको हम अगर यहाँ ड्रॉ कर लेंगे तो इससे ये हेल्प मिलेगी कि यहाँ जो आ रहा है ये वाला रेसिस्टेंस, तो ये बहुत पावरफुल रहेगा। मतलब इतना आसानी से इंट्राडे में नहीं टूटने वाला है। खास करके जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको कैसे हम वैलिड करेंगे कि ये कब टूटने का चांस है। तो ये टूटने का चांस कैसे बनेगा, वो भी आपको मैं बताता हूँ कि कैसे हम देखते हैं। देखिए, टेक्निकल थ्योरी में एक ही पॉइंट्स मेजर है, वो ये है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पूरी टेक्निकल एनालिसिस इस एक स्टेटमेंट पे रुकी हुई है। पूरी की पूरी टेक्निकल थ्योरी आपकी एक ही स्टेटमेंट पे रुकी हुई है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और वो हिस्ट्री क्या हो सकती है, वो हिस्ट्री हो सकती है आपकी कि जो पास्ट में हुआ है वो मोस्ट प्रोबेबली कि आने वाले फ्यूचर में भी होगा। यही आपकी हिस्ट्री होती है। तो हिस्ट्री में हमें, मतलब लेफ्ट साइड का अगर हमें पता है तो राइट साइड का हम अनुमान लगा सकते हैं। एक ऐसा आप गेस कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। तो टेक्निकल थ्योरी के हिसाब से ही आपको यहाँ पर जज करना चाहिए कि वो स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग है और किस हिसाब से वो ब्रेक हो सकता है, कितने टाइम में ब्रेक हो सकता है। तो मे बी आपको पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं मालूम है, बट आप यहाँ अगर देखेंगे तो डेफिनेटली जो मैं करता हूँ, जो जैसा मैं करता हूँ वैसा अगर देखेंगे तो आपको कुछ तो लगेगा कि ये लॉजिकल है। एक्चुअली ये लॉजिकल है। अगर आप देखेंगे ये सारी चीजें मैं खुद करता हूँ, इसी के ही हिसाब से मैं ट्रेड्स डालता हूँ, इसी के हिसाब से ही मेरी एनालिसिस होती है। तो मैंने यहाँ जो यहाँ पर मैंने देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया, एक प्लेन रेसिस्टेंस सपोर्ट मैंने लगाया है, कुछ अलग नहीं लगाया है। एक यहाँ लगा लिया, और दूसरा मैं इसी का सबसे लोएस्ट पॉइंट अगर देखूं जो अभी का हाल फिलहाल का है, तो ये यहाँ पर देखेंगे तो करीब करीब ये वाला आपका पॉइंट यहाँ पर बन के आ रहा है जो हाल फिलहाल में है। लेकिन ये वाले पॉइंट पे ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, और जो इस स्विंग का है, जो यहाँ से इस स्विंग का है, यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ सेकंड ये जो आया है, ये इसको भी अगर हम काउंट करेंगे तो यहीं पर हमारा सपोर्ट बनेगा। यानी हमारे पास में सपोर्ट्स के लायक में हमारे पास में यहाँ सीधा 17,900 के आसपास में सपोर्ट है। इससे पहले हमारे पास में सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पर मैं बोल रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पर अभी आप देख रहे हैं, जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा था हमने, यहाँ देखा था। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पर आपका यहाँ है। ओके, डेली टाइम फ्रेम पर
अब कैसे हम इसको जज करेंगे कि जो लेफ्ट साइड में ये कितने दिन तक चलेगा? तो सिंपली हम क्या करते हैं, मैं जो करता हूँ, मैं सिंपली क्या करता हूँ कि जहां पर भी मुझे जो भी पैटर्न्स बनते दिख रहे हैं, कोई भी पैटर्न्स हो या कोई भी आपका वहां पर ड्राइंग में दिख रहा है आपको, जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं, जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं, आप हेड एंड शोल्डर अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो हेड एंड शोल्डर में आपको जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ओके, यहाँ जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। यहाँ लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है यही आपका पोर्शन आने वाले फ्यूचर साइड में बनेगा। ओके, मेरा ये कहने का मतलब कि जो भी आपको वहां पर पैटर्न्स दिख रहे हैं, जो भी आपको ड्राइंग दिख रही है वही देखना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं ऐसा करके वी टाइप का बन रहा है। ओके, अब वी में आपका जो ये वाला फेज है, इसको अगर हम हाफ कर दें, ओके, जो पास्ट में हुआ है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो जो पास्ट में हुआ है वही आने वाले फ्यूचर में होगा। ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी वही होती है मैक्सिमम टाइम। और मैं आपको ये भी बोलूं कि कैंडल्स के फॉर्मेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। अगर आप देखेंगे, बैक टेस्ट करके देखिएगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये कि कैंडल की भी फॉर्मेशन उसी टाइप से होती है, पैटर्न्स की भी फॉर्मेशन उसी टाइप से होती है। जो लेफ्ट साइड में होता है वो आने वाले फ्यूचर के राइट साइड में भी दिखता है आपको। लेफ्ट साइड मतलब जो हिस्ट्री बीत गई है, जो चार्ट्स बन चुके हैं, राइट साइड मतलब जो आने वाला फ्यूचर है। ओके, तो आपको ये दिखता है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ मैंने ये हटा दिया, तो आप ये देखिए कि इसमें कितने दिन लगा है इस लोएस्ट कैंडल को फॉर्म होने में, यानी ये सेंटर पॉइंट को फॉर्म होने में कितना टाइम लगा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज लेफ्ट साइड में लगे हैं। अगर आप इसको लिख लें और यहाँ काउंट करिए, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी ये वाली 9th वाली कैंडल नहीं बनी है, मतलब यहाँ पर जो ये वाली कैंडल बननी है 9th डे वाली, ये नहीं बनी है। ओके, अब ये 9th डे वाली कैंडल बनेगी तो किस टाइप की बन सकती है, किस टाइप की बन सकती है? वो कैंडल्स मोस्ट प्रोबेबली इसके बीच में ही बनेगी, जो यहाँ पर ये आपको लाइंस दिख रही हैं, जो यहाँ पर आपको लाइंस दिख रही हैं, मोस्ट प्रोबेबली इसके ही बीच में बनेगी। अगर अगर इनमें से ब्रेक होता है किसी भी साइड में, तब हम कंसीडर करेंगे जो डे वाला फॉर्मेशन है यहाँ पर। मतलब अगर मान लीजिए ऊपर साइड में ब्रेक करता है तो हम 18260 का वेट करेंगे, 18260 पे हमारा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रहेगा। और अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो हमारे पास में आकर के सीधा का सीधा 17,900 17,800 850 के आसपास में आकर के हमें सपोर्ट दिखेगा। नीचे के साइड डाउन साइड में आप इसको मत कहिएगा, ये आपका यहाँ पर ये वाली कैंडल्स इसी रेंज के अंदर आ रही है। तो जो आपके यहाँ पर सपोर्ट बनेंगे वो आपका सीधा 17,800 के आसपास आकर के बनेगा। ओके, तो आपका ये बेसिक जो टेक्निकल थ्योरी के हिसाब से रेसिस्टेंस सपोर्ट है ये आपने पहले ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद अगर आपको देखना है तो आप सीधा नेट ओपन इंटरेस्ट देखना चाहिए। मैं जो करता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर कि मैं डेली भाव कॉपी में से भाव कॉपी में डेली के डेली वहां पर नेट ओपन इंटरेस्ट कंसीडर करता हूं। मतलब जितनी आपकी नेट ओपन इंटरेस्ट पर्टिकुलर, मतलब निफ्टी में जितनी एक्सपायरी है, ओके, निफ्टी में जितनी एक्सपायरी है, यहां मैं आपको दिखा देता हूं, निफ्टी में जितनी एक्सपायरी है मैंने वो सभी का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर स्ट्राइक वाइज प्लॉट कर लिया है कि मुझे यहाँ पर पता चलना चाहिए एटलीस्ट कि टोटल कहाँ, टोटल ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर सपोर्ट का और कहाँ पर रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। उससे क्या आइडिया होता है कि देखो, हम एक तो है कि हम पर्टिकुलर किसी एक एक्सपायरी के लिए देख रहे हैं, ठीक है, किसी एक एक्सपायरी के लिए, और एक्सपायरी कितनी है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कितनी है, 1 2 3 में तो खत्म नहीं होती है एक्सपायरी। एक्सपायरी आपकी मल्टीपल एक्सपायरीज है निफ्टी में, मल्टीपल एक्सपायरीज है बैंक निफ्टी में। 3 तो आपकी मंथली ही एक्सपायरी हो जाती है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। उसके बाद आपके जो शुरुआत के होते हैं, जो फर्स्ट पहले महीने के होते हैं, उसमें आप अगर
मंथली को भी काउंट करें तो 4 तो एक्सपायरी आपकी टोटल बनती है एक महीने में। ओके, तो आपको यहाँ पर मेरा ये कहने का मतलब, अगर आपको ये आइडिया लग जाए, से बहुत ज्यादा इलिक्विड तो मैं नहीं लेता हूँ, जैसे ये हो गई, अब 2025-26 की तो नहीं लेता हूँ डेफिनेटली, लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो मैंने रेंज यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, मतलब जितना लगता है मुझे, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो इतनी स्ट्राइक्स मैंने ऊपर और इतनी स्ट्राइक्स मैंने नीचे यहाँ पर कंसीडर कर रखा है, और इनमें से देखता हूँ कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप कहाँ हो रहा है। अच्छा, ये इनिशियल डेज में जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आता जाता है ना, वैसे वैसे इसमें भी काफी सिमिलरिटी आ जाती है एक्सपायरी के, जो करंट एक्सपायरी चल रही है और नेट ओपन इंटरेस्ट में काफी सिमिलरिटी आ जाती है। ओके, बट अगर थोड़ा सा आप अगर देखेंगे, जैसे मंथली एक्सपायरी दूर है ना, तो मंथली एक्सपायरी दूर होने के टाइम पे आपको वीकली एक्सपायरी में बहुत हेल्प करता है। मुझे डेफिनेटली करता है, मैं आपको बताऊं, मैंने इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने जिस पर्पस के लिए बनाया था वो पर्पस एटलीस्ट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। मतलब जिस पर्पस के लिए बनाया था, मुझे मेनली ये चाहिए था कि नेट बेसिस पे रेंज क्या है, अगर वो हमें पता चल गया ना, तो हम एटलीस्ट सेफ, उस रेंज में सेफ साइड तो प्ले कर सकते हैं, उस रेंज को हम देख तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं कि ये रेंज तो स्ट्रांग है। तो जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमें पता चल गया कि 18,200 तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और 18,000 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर। अब ये देखिए कि आपका जो यहाँ पर चार्ट पे प्लॉट हुआ और जो यहाँ पर प्लॉट हुआ है, ओके, अब चार्ट पर प्लॉट होने वाला इंफॉर्मेशन देखिए कितना डायल्यूटेड है, कि आपको यहाँ पर 18,000 पे जो यहाँ पर दिख रहा है, इस वाली कैंडल की वजह से दिखाई दे रहा है यहाँ। ये कैसे कंफर्म हुआ? अब देखिए, ये कंफर्म हुआ अपना इसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन की वजह से, जो नेट बेसिस पे ऑप्शन चेन है। आप कहेंगे वो तो यहाँ पे भी है, हाँ भाई है, मैं मानता हूँ यहाँ पर भी है। आप कहेंगे यहाँ पर भी 18,000 का सपोर्ट तो है, डेफिनेटली है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये रोज के रोज तो डेटा ऐसा नहीं बनेगा ना, बिकॉज कल तो एक्सपायरी है इसलिए आज ऐसा डेटा बन गया है। ऐसा डेटा तो रोज नहीं बनेगा। तो रोज के रोज का डेटा कैसे आप कंफर्म करेंगे? तो रोज के रोज का डेटा कंफर्म करने के लिए आपको एटलीस्ट बड़े इंफॉर्मेशन की, जो टोटल इंफॉर्मेशन है उसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। यहाँ जैसे हमने प्लॉट करके देखा, तो अभी अगर आप देख रहे हैं 18,000 का सपोर्ट है, डेफिनेटली यहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन वो अपने को कैसे कंफर्म होगा? ये यहाँ से कंफर्म होगा। ओके, तो 18,000 का सपोर्ट दिखा रहा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बताऊं, जो यहाँ पर दिख रहा है इंफॉर्मेशन, वो यहाँ पर भी आपको दिखेगा। देखते हैं, ये अभी एक्सपायरी क्लोज होने के बाद, क्योंकि नियर बाई में है एक्सपायरी, अगर आप देखेंगे जो बेरिशनेस है वो करंट एक्सपायरी में है, इस वाली एक्सपायरी में, 25 जनवरी के एक्सपायरी में। अगर आप वही फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी उसकी एक्सपायरी देखेंगे तो 0.93 का पीसीआर है। मतलब आप देखिए यहाँ पर इतना एग्रेसिव सेलिंग नहीं है, जब जितनी एग्रेसिव सेलिंग यहाँ है। ओके, अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे, तो बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, बैंक निफ्टी में एग्रेसिव सेलिंग इस बार है, और कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में ज्यादा सेलिंग प्रेशर है फरवरी में भी। ओके, ये इससे तो कंफर्म हो रहा है यहाँ पर। तो इससे हमारा ओवरऑल एटलीस्ट एक व्यू मिल जाता है एंड ऑफ द डे में, कि हमारा रेसिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ है। मोटा मोटा अनुमान लग जाता है, हमें आइडिया लग जाता है कि रेसिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पर हमारा है, टोटल ओपन इंटरेस्ट पे, नेट ओपन इंटरेस्ट पे। ये एक एक्सपायरी का नहीं है, जितनी एक्सपायरी है सभी का कंबाइंड करके है। ओके, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि हम और भी क्या इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो और इंफॉर्मेशन हम डेफिनेटली देखते हैं, कंसिडर करते हैं, पार्टिसिपेंट्स के पोजीशंस ट्रैक करते हैं। इतना डीप में अभी नहीं जा करके ट्रैक करते हैं, बिकॉज अभी थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट के डेटा एक्चुअली डाइल्यूटेड हो चुके हैं। बिकॉज मैं आपको बताऊं, एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, जब आपको क्लाइंट्स अकेले 60-60, 70-70% होल्डिंग्स करेंगे, 70%, आप देखिए ना, फ्यूचर में क्लाइंट्स के 60-60 से 65-65%, 70% तक, ऑलमोस्ट 67% तक पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखिए, तो कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन क्लियरली ये दिखाता है, आप ऑप्शन में भी देखिए, तो इससे ये आइडिया लगता है कि कहीं ना कहीं जो ओपन इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, वो डाइल्यूटेड है।
मतलब रिटेल पार्टिसिपेंट का भी कंट्रीब्यूशन अभी आजकल ज़्यादा है। तो लेकिन मार्केट पे जो कंट्रोल है एक्चुअली वो तो बिग प्लेयर्स का ही डेफिनेटली है। वो हम मतलब ब्लाइंडली इस पे बिलीव नहीं कर सकते हैं। कुछ और भी इंफॉर्मेशन मैं क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें इंडेक्स वाइज अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल जाए हमें। मतलब जो हम अगर इसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो इंडेक्स में भी डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं अलग अलग करके, उसमें हमें बेटर आइडिया मिलेगा कि हम वहाँ पर एक व्यू और क्लियर ले सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली अभी इंडेक्स ट्रेड भी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उस पर भी मैं वर्क कर रहा हूँ। तो उससे भी एक हेल्प मिलेगी कि हम अगर ट्रैप होने की सिचुएशन में होंगे तो एक वहां पर हम पोजीशन को अवॉइड कर सकते हैं एज अ रिटेल ट्रेडर। और अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो खास करके, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में हमारा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम थीटा से भी मारे जाते हैं, टाइम वैल्यू से भी मारे जाते हैं। और अगर थोड़ा सा भी ओटीएम चला गया हमारा ऑप्शन, चाहे जितना हम आईटीएम लेके रखें, 100-200 पॉइंट अगर आईटीएम भी लेके रख रहे हैं, और जैसे ही 40-50 पॉइंट का क्रैक होता है या चाहे हमारे अगेंस्ट में जाए मार्केट, तो उस टाइम पे हमारे ऑप्शन के वैल्यू भी ओटीएम हो जाते हैं। तो डेल्टा भी बहुत वीक हो जाता है, डेल्टा की वजह से हमारा प्राइस भी मतलब टाइम वैल्यू भी जा रहा है। तो ये सारे रीजंस हैं ऑप्शन बायर के लिए। तो ऑप्शन बाइंग के लिए तो हमें और स्ट्रांग होना पड़ेगा। अभी मैंने भी रिसेंटली ऑप्शन बाइंग स्टार्ट किया है ट्राई करना, क्योंकि अभी तक सेलिंग साइड में एक्चुअली ठीक है, सेलिंग साइड में हम करते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग में अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो ऑप्शन बाइंग के लिए ऑप्शन बाइंग जैसे ही टूल्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम अभी भी पोजीशंस को डेफिनेटली ट्रैक करते हैं। अभी अगर देखेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो बिग प्लेयर्स ने क्रिएट कर रखे हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बहुत ऐसी पोजीशंस भी क्रिएट कर रखी हैं जो आप मतलब इजीली प्रेडिक्ट करने में आसानी नहीं है अभी। तो इजीली प्रेडिक्ट करने का कहने का ये मतलब है कि उनकी एक पोजीशन देखेंगे तो फ्यूचर में इंक्रीज करते जा रहे हैं लॉन्ग, और शॉर्ट साइड कम करते जा रहे हैं फ्यूचर में। जबकि यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ कुछ अलग ही मीनिंग नजर आएगा कि मतलब ऑप्शन, अभी आप देखेंगे कि फ्यूचर में लॉन्ग कर रहे हैं, ऑप्शन में लॉन्ग कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकल लेवल पे क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल लेवल पे मार्केट में प्रेशर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनको इजीली प्रेडिक्ट करना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये जो मूवमेंट्स आ रही हैं अगर हम कहें तो डेफिनेटली ये ऑप्शन ऑप्शन बायर तो नहीं कहें, रिटेल ट्रेडर्स की मूवमेंट मान सकते हैं। रिटेल ट्रेडर्स का इसमें ज़्यादा अभी इस टाइम पे कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपको मैंने दिखाया अगर रिटेल ट्रेडर्स को देखेंगे तो यहाँ देखिए रिटेल ट्रेडर्स अपना पोजीशन को फ्यूचर में इस तरह से शॉर्ट साइड हटा भी रहे हैं और लॉन्ग साइड भी हटा रहे हैं, जबकि शॉर्ट पे बढ़ा रखा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कॉल में शॉर्ट किया जा रहा है, बढ़ा रखे हैं। अगर हम इसी का रेशियो भी देखें तब रेशियो भी आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। यहाँ देखिए रेशियो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लॉन्ग साइड में बढ़ा रहे हैं और यहाँ देखेंगे तो शॉर्ट साइड में कम कर रहे हैं। तो कुछ एक्चुअली इजीली प्रेडिक्ट करना नहीं रह गया है इसमें जो पार्टिसिपेंट ओपन इंटरेस्ट होता है। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि फॉर 1 डे के लिए 2 डे के लिए इतना इजीली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। अगर इसी को आप कोरिलेट करें पूरे वीकली पोजीशंस के साथ में तो डेफिनेटली इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, डेफिनेटली इसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो मैं देखता हूँ आपको मैं वो बता देता हूँ कि जब कभी भी अगर एफआईआईज अपने 30 डेज के, हम 30 डेज जनरली चेक कर लेते हैं, 90 डेज भी चेक कर लेते हैं, तो इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि अभी एवरेज से कितना एफआईआईज, डीआईआईज, क्लाइंट अप्रूव सभी किस हिसाब से वहां पर एग्रेशन दिखा रहे हैं। तो आप देखेंगे तो डीआईआईज का इन्वॉल्वमेंट अभी थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ है, आप यहाँ देखेंगे। और एफआईआईज भी एग्रेसिव तो नहीं कहेंगे बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लॉन्ग की पोजीशन को न्यूट्रल करके बैठे हैं, आप देखेंगे यहाँ। और शॉर्ट की पोजीशन में थोड़ा सा कम हो गए हैं, तो मतलब लॉन्ग न्यूट्रल ऑलमोस्ट है
और शॉर्ट में थोड़ा सा कम है। तो इससे ये एक हमें आइडिया लगता है कि एफआईआईज का इंटरेस्ट थोड़ा सा यहाँ पर न्यूट्रल साइड में है, क्योंकि वो चाहे बजट को लेकर के हो, चाहे आपका किसी भी रीजन से, चाहे मतलब किसी भी सेंटीमेंट की वजह से हो, बट वो यहाँ पर दिख रहा है, विजिबल है। सेम आप देखेंगे क्लाइंट्स के लिए, तो क्लाइंट्स अभी भी सेम न्यूट्रल कंडीशन में है, क्लाइंट्स को फर्क नहीं पड़ रहा है, फ्यूचर में उनका कुछ एग्रेशन नहीं है, फ्यूचर में कुछ भी ऐसा नहीं है क्लाइंट्स के साथ में। पोजीशन कम रहती भी है क्लाइंट्स की फ्यूचर में। यहाँ देखेंगे प्रो की, तो प्रो डेफिनेटली प्ले करते हैं क्लाइंट्स के अगेंस्ट में। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्लाइंट्स के साथ जो क्लाइंट्स यहाँ पर अगर शॉर्ट भी कम, लॉन्ग भी कम कर रहे हैं, शॉर्ट भी कम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनके पोजीशंस ऐड होती दिख रही हैं इंट्राडे में। ओके, तो अगर हम देखेंगे तो डेटा एक्चुअली ईओडी का जो स्ट्रक्चर है पार्टिसिपेंट ओपन इंटरेस्ट का, जो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स वाइज डिफरेंट ओपन इंटरेस्ट है, उनका स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं मिक्स नजर आ रहा है, कुछ क्लियर कट इंडिकेशन नहीं दे रहा है। क्लियर कट इंडिकेशन का क्या मतलब है कि फ्यूचर में अगर लॉन्ग ऐड करते जा रहे हो और इसमें शॉर्ट कम करते जा रहे हो, और साथ के साथ में उसको प्रो अगर सपोर्ट कर रहे हो, प्रो भी सेम वही वर्क कर रहे हो जो कि एफआईआईज कर रहे हैं, तो वो डायरेक्शनल व्यू बन जाता है। और सेम टाइम पे अगर कॉल में भी राइटिंग, कॉल में पुट साइड में भी राइटिंग करें और कॉल साइड में कम करते जाएं, तो मतलब मेरा ये कहने का है कि आपका डेटा पॉइंट्स वहां पर वन साइडेड होना चाहिए, डेटा पॉइंट्स आपका बायस्ड होना चाहिए, तब तो आपको दिखता है। अगर उनका एग्रेशन है तो वहां पर दिखता है, डाटा में विजिबल हो जाता है। लेकिन अगर यही मिक्स टाइप का डेटा दिखता है तो हम ईओडी के डेटा को कंक्लूड नहीं कर सकते हैं आसानी से। तो इसको हम इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इस तरह से मानते हैं कि डाटा का जो स्ट्रक्चर है वो हम अभी इस टाइम पे इंट्राडे के हिसाब से ही कंसिडर करें। अगर यहाँ पे माइनर वहां पर बुलिश भी दिख रहे हैं, तो हमें माइनर बुलिश को यही समझना है कि अगर थोड़ा सा भी वहां पर बुलिस के सिनेरियो बनते हैं तब इनका एग्रेशन बढ़ जाएगा इंट्राडे में, ना कि पोजिशनल बेसिस पे ये कुछ करके गए हैं। तो बड़े पार्टिसिपेंट्स की पोजीशन को अंडरस्टैंड करके हम यहाँ पर तब तक पोजीशन को रख सकते हैं जब तक बड़े पार्टिसिपेंट्स उसको मूवमेंट ना दे। मतलब अगर एंड ऑफ द डे में वो निगेटिव है, ठीक, ओके, निगेटिव का मतलब आपका कि मैंने आपको बताया ना कि डायरेक्शनल निगेटिव, बिल्कुल, कि आपका शॉर्ट बढ़ाते ही जा रहे हो, फ्यूचर में भी शॉर्ट बढ़ा दें, कॉल में भी शॉर्ट बढ़ा दें, पुट में लॉन्ग बढ़ा दें, पुट में शॉर्ट कम कर लें, तो वो एक डायरेक्शनल है कि डायरेक्शनल अगर प्ले आउट कर रहे हैं और आपको वो व्यू मिल रहा है इंट्राडे में, तो आप डेफिनेटली वहां पर स्ट्रांगली बने रहिए। डेटा आपको कैसा भी वहां दिख रहा है, आपको बायस्ड हो जाना चाहिए उस टाइम पे। ओके, तो यहाँ पर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं, फिर हम बात करते हैं कि इसमें दिख क्या रहा है। ओके, तो ये ईओडी से रिलेटेड था। अब हमने जो बात किया था कि हमें एटलीस्ट रेंज का पता होना चाहिए और ओवरऑल ट्रेंड का पता होना चाहिए। तो ओवरऑल ट्रेंड कैसा चल रहा है अगर वो भी आप जज करेंगे तो देख पाएंगे, समझ पाएंगे। हमने बड़े टाइम फ्रेम पर तो देख लिया कि रेंज क्या बन रही है। जो अभी का सिनेरियो बन रहा है आप देखेंगे तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है मार्केट, पहले से हमने देखा भी है, और ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। और दूसरा कि पिछले 2 दिनों की कैंडल्स भी निगेटिव बनी है। ओके, और वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ऐसी कैंडल्स बन रही हैं। ओके, प्योर डोजी कैंडल्स बन रही हैं। ओके, यहाँ तो ये इनडिसाइसिव जोन में है, और जो कि डेटा में भी ऐसा विजिबल हो रहा है। तो इनडिसाइसिव अगर है, बिल्कुल उनका कुछ व्यू नहीं क्लियर है यहाँ पर, तो डेफिनेटली हम उस व्यू का वेट करेंगे जो वो क्रिएट करेंगे, जो उनका व्यू बनेगा नेक्स्ट वीक। अभी ये 2 दिनों का है, तो मतलब कल की एक्सपायरी रहेगी, तो कल एक्सपायरी होते ही ये क्लोज हो जाएगा। कल एक्स कल एक्सपायर कल एक्सपायरी है तो कल क्लोज हो जाएगी। ये कैंडल्स क्लोज होने के बाद देखते हैं इसमें क्या होगा। इस कैंडल्स के क्लोज होने के बाद ही कुछ वहां पर दिखेगा डिसीजन। तो अभी हम ये सारी चीजें, मतलब हमारा ट्रेंड पता चल गया कि हम डाउन ट्रेंड में है। अगर हम 5 मिनट के कैंडल पे देखेंगे तो हमको स्ट्रक्चर भी पता चल गया, किस टाइप के स्ट्रक्चर बन रहे हैं।
स्ट्रक्चर में देखेंगे तो अभी आजकल क्या चल रहा है कि मॉर्निंग में गैप अप अगर ओपन होता है तो उसके बाद फिर पूरा दिन डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये भी लास्ट का देखिए, यहाँ से यहाँ से 24 तारीख का ये पूरा है, ये आपका 23 तारीख का है। तो ऐसा जनरली हो रहा है। तो हम इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखेंगे तो ये भी ऐसा ही हुआ है। तो हम इसी स्ट्रक्चर को कंसिडर करेंगे कि अगर कल ये ओपन भी होता है, कहाँ पर ओपन होता है, अगर हमारे नियर टू रेजिस्टेंस ओपन होता है तो हम क्या करेंगे। अगर नियर टू रेजिस्टेंस ओपन होता है यानी कि गैप अप ओपन हो सकता है। ओके, हमने यहाँ पर यही कंसिडर किया था कि हमारा मार्केट 200 के आसपास, 240 50 60 के आसपास में रेजिस्टेंस है। तो हम अगर यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस मान रहे हैं, अगर यहाँ कहीं पर, यहाँ यहाँ कहीं पर भी ये 70 80 50 60 जो भी ओपन होता है यहाँ पर गैप अप, ओके, जो भी गैप अप होगा, अगर उस कंडीशन में गैप अप ओपन होता है तो हमें यही कंसिडर करना है कि मार्केट वहां से गैप अप के बाद डाउन साइड में स्लाइड होगी, बिकॉज वो इसका स्ट्रक्चर अभी ऐसा ही बन रहा है और इसी तरह से ट्रेड डाले जा रहे हैं। वो चाहे जो भी रीजन हो, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स को चाहे वहां पर ट्रैप करने के लिए कि गैप अप ओपन हो गया, चाहे जो भी कंडीशन हो, चाहे आप टेक्निकल थ्योरी में गैप फिलिंग बोल दीजिए, आप कुछ भी बोलिए, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि वहां पर होगा क्या। जो स्ट्रक्चर चल रहा है हमको वो फॉलो करना है। दूसरा, हमने रेंज देख लिया, रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तीसरा, हमको ऑप्शन का डेटा से रेंज पता चल गया कहाँ से कहाँ तक रहनी है मार्केट। और हमने ईओडी में भी देख लिया कि ईओडी अभी मिक्स डेटा दिखा रहा है, तो हम ईओडी पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ईओडी को हमने साइड में रख दिया। हमने ईओडी में सिर्फ और सिर्फ किस ईओडी को कंसिडर किया है जिससे हमें रेंज का पता चला। हमारी रेंज निफ्टी में 18,200 और 18,000 की रेंज बन के आ रही है। यहाँ 18,000 और 18,200 की रेंज बन करके आ रही है। तो हम इसके हिसाब से ट्रेड जो डालेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग में, इसी के हिसाब से डालेंगे। अब ट्रेड डालने के टाइम पे हमारे पास में क्या होना चाहिए रेडी, ये तो सिर्फ और सिर्फ जो आप तैयारी करते हैं, मैंने बोला ना कि प्री मार्केट की तैयारी है जो, या आप जो मार्केट ओपन होने के पहले की तैयारी है, जो एंड ऑफ द डे की तैयारी है, वो तैयारी है। आप तैयारी कर लिए हैं, अब आपके सामने ऑप्शन होने चाहिए कि अगर आपके सामने ये हुआ तो आप क्या करेंगे, ये हुआ तो क्या करेंगे। तो एटलीस्ट आप उस पर प्रिपेयर रहें। आपने देख लिया कि आपके सामने रेजिस्टेंस अगर यहाँ कहीं होता है और आपका यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, तो आप डेफिनेटली वेट करेंगे कि मार्केट को यहाँ पर आने देंगे। और ये अगर वी वैप के पास में, अगर आपका वी वैप के नियर बाई में जा करके एक बार रिटेस्ट लेता है, तो आप डेफिनेटली इसको पुट साइड के प्ले करेंगे, पुट साइड के लिए प्ले करेंगे। आपको उस टाइम पे डेटा जरूर देखना है, बिना डेटा के आपको पुट नहीं एग्जीक्यूट करना है। जब आपका यहाँ पर एवरेज में जो आपका वी वैप का रहेगा, अगर वहां पर टच करता है, नियर टू वी वैप आता है, 4 5 पॉइंट 10 पॉइंट का आप गैप भी मेंटेन कर सकते हैं, आता है, तो आप वहां पर 15 से 20 पॉइंट का गैप लगा, 15 से 20 पॉइंट का एसएल या आप फिक्स एसएल, जो भी आपको सुटेबल लगता हो। मैं आपको बता देता हूँ, पर लॉट पे 1200 से 1500 रुपए का एसएल रखना चाहिए। 1500 रुपए बहुत अच्छा एसएल होता है, जिसमें आपका मोस्ट प्रोबेबली कि एसएल भी हिट होने के कम चांसेस रहते हैं और आपकी पोजीशन भी मोस्ट प्रोबेबली कि आपकी प्रॉफिटेबल साइड जाती है। बिकॉज जब एसएल हंटिंग भी होती है तो आपका एसएल 1500 जल्दी हिट नहीं होता है। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं जनरली फिक्स एसएल लगाता हूँ, दिन कोई सा भी हो, क्योंकि एसएल आपके जो हंट किए जा सकते हैं वो पॉइंट्स में हंट किए जा सकते हैं। आप अगर स्पॉट को देख करके पॉइंट साइज लगा रहे हैं तब आपका एसएल हिट होने का ज़्यादा चांस है। लेकिन आप जब जब आप अपने प्राइस पे लगा रहे हैं, जब आप अपने एंट्री के टोटल अमाउंट पे लगा रहे हैं, तो आपका हिट होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर होता है। ओके, क्योंकि एसएल अगर बनेंगे भी, अगर आपके सामने एसएल हंटिंग हो भी रही है एल्गो से, तो एल्गो तो क्या डिसाइड करेगा कि ये निफ्टी में कहाँ पर सबसे ज्यादा एसएल लगा है। तो आप उसको लगाइए ही नहीं, आप तो सिंपली क्या लगाइए कि आपको फिक्स इतना एसएल है, इतना अपना 1500 रुपए पर लॉट पे है, वो जाना है तो जाना है, तो उसको आपको कंसिडर करना है। तो यहाँ पर हम पहला केस देख रहे थे कि अगर हमारा गैप अप ओपन हो जाता है कहीं पे भी, तो हमें वेट करना है। और उस टाइम पे हमें ये देखना है कि अगर डेटा हमारा निगेटिव फॉर्म हो रहा है, निगेटिव डेटा
मतलब कॉल में एग्रेसिव राइटिंग हो रही है और पुट साइड वाले भाग रहे हैं। ओके, तो पुट राइटर भाग रहे हैं, कॉल में एग्रेसिव राइटिंग हो रही है, मतलब डिफरेंस अपना निगेटिव साइड में जाना शुरू हो जाए, तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम उस केस में सिंपली यहाँ पर वेट करेंगे कि हमारा एंट्री पॉइंट के पास आना चाहिए। अब एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है, हम कम से कम लॉस में रहें अगर हमारा एसएल भी हिट होता है, हम अगर हमारा एसएल हिट होने का भी चांस हो, तो हम ऐसी सिचुएशन देखें कि जहां पर बिल्कुल सेफ साइड एंट्री हो, मतलब वी वैप के नियर बाई में अगर एंट्री कहीं ले रहे हैं तो वो बहुत सेफ एंट्री होती है, क्योंकि वी वैप जो है आपका वो एवरेज प्राइस के आसपास में आता है। वी वैप आप कह लीजिए, एवरेज कह लीजिए, बात एक ही है। वी वैप और एवरेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है, आपको मैं ये बात बता देता हूँ। वी वैप आपको अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप स्पॉट को भी कंसिडर कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ दोनों चार्ट्स लगाए हैं। इवन स्पॉट में आपको बेटर सिग्नल्स मिलते हैं, स्पॉट में आपको ज्यादा अच्छा वो रहता है, स्पॉट और एवरेज को कंसिडर करना चाहिए, वी वैप और फ्यूचर से ज्यादा अच्छा होता है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब फ्यूचर में रोल ओवर होना शुरू हो जाता है तो डेटा आपको वहां पर डाइल्यूटेड मिलता है। पहली कंडीशन आपकी कि जब फ्यूचर में रोल ओवर शुरू हो, फ्यूचर में रोल ओवर मतलब मान लीजिए कि अभी फरवरी मंथ के लिए ये फ्यूचर शिफ्ट किए जा रहे होंगे, रोल ओवर हो रहा होगा, इस मंथ का पोजीशन कैरी करके, इस मंथ का पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके नेक्स्ट मंथ में पोजीशन शिफ्ट कर रहे होंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो यहाँ पर प्राइस का डिफरेंस है ना वो काफी बढ़ जाता है। ओके, काफी आपका बढ़ जाता है एवरेज से, और ये जो प्राइस है आपका यहाँ पर वो व्यू भी नहीं मिलता है जो हमें स्पॉट में मिलना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है आपका स्पॉट का, तो स्पॉट ही मेनली तो वहां पर वर्क कर रहा है। स्पॉट बढ़ रहा है तो फ्यूचर बढ़ रहा है, स्पॉट नीचे जा रहा है तो फ्यूचर नीचे जा रहा है। तो हम यहाँ पर फ्यूचर को भी कंसिडर करने की जगह स्पॉट को भी कंसिडर कर सकते हैं। स्पॉट को जब कंसिडर करते हैं हम, तो हमें थोड़ा सा बेटर रिजल्ट मिलता है। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, फ्यूचर पे भी मैं देख चुका हूँ ऑप्शन, ये एवरेज स्पॉट के एवरेज के साथ भी देख चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको वो देखना है कि ये एवरेज के नियर बाई में आए, तभी आपको वहां पर एंट्री लेनी है। और एंट्री लेने के टाइम पे आपको ये देखना है कि उस टाइम पे, जब एंट्री लेने के टाइम पे, तब आपको मल्टीपल फैक्टर्स देखने हैं। एंट्री के टाइम पे, एंट्री के टाइम पे मल्टीपल फैक्टर्स क्या देखने हैं, अगर आपको लगता है, अगर आपके पास टाइम है, अगर वहां पर देखिए जब रिवर्सल होता है ना, तो आपको रिवर्सल के टाइम पे एनालिसिस करने का टाइम मिलता है, मौका। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर एक बार टेस्ट करने के लिए जा रहा था, तो उस टाइम पे इनफ टाइम है, बिकॉज आपको वो एंट्री देना शुरू, अगर आपने ऐसा कुछ लगा रखा है तो आप देखेंगे तो 5 10 15 पॉइंट में आपको बहुत देर तक होल्ड करता है, ऐसा नहीं है कि इमीडिएट चल जाता है, क्योंकि ये तो टिक डेटा है, ये तो एक 1 मिनट डेटा है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो आसानी से आप कैप्चर कर सकते, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके यहाँ पर प्राइस आपको दिखा रहा है, बुला रहा है कि अब एंट्री लेने का टाइम आ गया है। तो इस टाइम पे आपको करना क्या है कि ये जरूर देखना है कि ओवरऑल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और उनका रेशियो क्या है। तो अगर इतना नहीं देख पाते हैं तो एटलीस्ट ऐसा आप बनाइए कि आपको पुट बाय या कॉल बाय, मतलब एक क्लियर कट सिग्नल दे दे। क्लियर कट आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली आपको बता रहा है, आपको एक ऐसा लॉजिक लिखना है, आपको एक ऐसा आउटपुट दिखना चाहिए वहां पर जो आपको कंफ्यूजन नहीं दे। जैसे यहाँ पर सिंपली मैंने लिख रखा है कि अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अपना कॉल साइड में ज्यादा हो तो अपने को पुट बाय बताएगा, पुट साइड में ज्यादा हो तो अपने को कॉल बाय बताएगा। ओके, अब ये यहाँ पर मैंने लिख रखा है, वॉल्यूम के लिए भी अलग लिख रखा है। वॉल्यूम के लिए सिंपली लिख रखा है कि वॉल्यूम अगर जिस साइड में ज्यादा रहेगा वो मेरे को बाइंग करना है। यानी अगर कॉल में ज्यादा है वॉल्यूम, कॉल के एवरेज में ज्यादा है वॉल्यूम, कॉल साइड में एवरेज वॉल्यूम ज्यादा है तो कॉल बाय बताएगा, पुट साइड में एवरेज वॉल्यूम ज्यादा है तो पुट बाय बताएगा। ये मैंने दोनों साइड में कर लिया है। और दूसरा, अपने को यहाँ पर एक बेसिक रेंज मिल जाती है, हमने पहले से रेंज देख रखी है। ये अपना क्या है, यहाँ पर भी वही आता है, बस कैसा है कि यहाँ पर
जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ रेंज मैंने इसको कंसिडर कर रखा है, तो एटलीस्ट ये तो पता चल जाए कि हाँ कहाँ पर रेंज है। जैसे फर्स्ट तो यहाँ है, सेकंड तो यहाँ है, तो हम यही कंसिडर करेंगे कि 18,118 तो पहले ही हो चुका है, तो अभी नेक्स्ट रेंज क्या है, 18,200 रेंज नेक्स्ट बनेगी। तो 18,200 और 18,000 यहाँ पर रहेगा। उससे पहले नीचे देखेंगे तो 18,100, 18,100 भी बहुत स्ट्रांग था, जबकि आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। तो हम इसको कंसिडर ना करके ये वाला कंसिडर करेंगे, 18,000 से लेकर के 18,200 की रेंज बन रही है। हाँ, इसमें देखते टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास में ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा सोर्स है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। हमारा अभी रिसेंट का ऑफर भी चल रहा है। अब देखेंगे तो रिपब्लिक डे ऑफर हमने लगा रखा है, ऑलमोस्ट 70% का डिस्काउंट चल रहा है। निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी का ऑलरेडी हमने टूल्स इतना सस्ता कर रखा है, इससे सस्ता आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। बहुत सारे और भी टूल्स हैं जिन पे काफी डिस्काउंट चल रहा है, ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है, चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। एक बात की तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको, इंटायर इंडस्ट्री में देखिए, अभी इस पॉइंट्स को एक्चुअली बाद में लेंगे, बात जरूर करेंगे। यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे एनालिसिस की, तो उसी पे अभी रहेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिस टाइम पे हमें डेटा देखने को मिल रहा है ना, तो हमें एटलीस्ट ऐसा एक सोर्स होना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि नेट बेसिस पे कॉल सेलर और पुट सेलर क्या कर रहे हैं। कॉल सेलर या पुट सेलर का आपको मैं बता देता हूँ सिंपली, आपको वहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस साइड में आपका ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, उस साइड से आप बच के रहिए। ओके, सिंपल। जिस साइड आपका ओपन इंटरेस्ट आपका ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, उस साइड से आपको बच के, आप ऑप्शन बायर है तो आपको उसके अपोजिट जाना है। मतलब अगर आपका कॉल साइड में ज्यादा वॉल्यूम, कॉल साइड में आपका ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, अगर 10,000 ओपन इंटरेस्ट आपका कॉल साइड में है ना, और 5,000 आपका पुट साइड में है, तो आप पुट बाय कर लीजिए। जिनका कम है वो बाय करना है। अगर आपको कॉल में ज्यादा, अगर आपको कॉल ज्यादा दिख रहा है तो पुट बाय कर लीजिए, पुट ज्यादा दिख रहा है तो कॉल बाय कर लीजिए। ओके, ये सिंपल इंटरप्रिटेशन। अभी तक अगर आपके मन में डाउट रहा हो तो ये चीज ध्यान से समझिए। आपके सामने अगर कॉल ज्यादा है तो पुट बाय कर लीजिए, पुट ज्यादा है तो कॉल बाय कर लीजिए। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इंट्राडे में आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ही काम आएगा। वो इंट्राडे में आपका सिर्फ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर कॉलम देख रहे हैं तो भी आपका काम चल जाएगा आसानी से, मैं वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ देखेंगे तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना है, 304241, और इसका कितना है, जस्ट 75345। तो कितना, मतलब आप ये समझिए कि कुछ भी नहीं है, कॉल के सामने पुट कुछ भी नहीं है। फिर पुट अगर नहीं है तो पुट हमें क्या करना है, पुट हमें बाय करना है। क्यों, आपको रीजन बताता हूँ। सेलर ऑप्शन बायर का क्या है, अगेंस्ट पार्टी है। सेलर ऑप्शन बायर का क्या है, अगेंस्ट पार्टी है। तो हमारा अगेंस्ट पार्टी वाला वो कब कम सेल करेगा, जब उसको लॉस होता रहेगा। डेफिनेटली जब उसको लॉस होता रहेगा तो वो कम से कम सेल करेगा। भाई, सेल कौन करता है, जिसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो डेफिनेटली ज्यादा सेल करेगा। आप सेल कब करते हो, जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप ज्यादा सेल करोगे, जब आपको लॉस हो रहा है तो क्या सेल करोगे, थोड़ा थोड़ा सेल करोगे। सेल करने का मतलब राइट कब करेगा, और पुट सेलर कब राइट करेगा। पुट सेलर को तो जब प्रॉफिट हो रहा होगा तब राइट करेगा ना। तो पुट सेलर को कब प्रॉफिट होगा, जब प्रीमियम गलेंगे। अब प्रीमियम कब गलेंगे, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट के प्राइस कम हो जाएंगे। पुट के प्राइस कम होना यानी पुट सेलर के लिए तो फायदा है। तो पुट सेलर का नुकसान कब है, पुट सेलर का नुकसान कब है, जब प्राइस ऊपर जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें तो अगर हम उस टाइम पे, जिस टाइम पे कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है, तो हमें पुट खरीद लेना है। पुट साइड का क्यों, जिसका ओपन इंटरेस्ट कम है उसी को हम केवल पीट सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिसका ओपन इंटरेस्ट कम है उसी की केवल हम पिटाई कर सकते हैं, ऑप्शन बायर। आपको मैं समझाने के लिए ये सारी चीजें बोल रहा हूं, मे भी आपको थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगे, कोई बात नहीं, आप समझिए बस। आप जिसकी साइड में कम है ना, जिसके साइड में कम लोग हैं, उनको जाकर के आपको पीटना है। मतलब अगर पुट साइड में कम है, ओपन इंटरेस्ट कम है, तो आप पुट वाले को आसानी से मार सकते हो, यानी पुट साइड में आप जा करके प्रॉफिट कमा सकते हो। आप किसको, कॉल राइटर्स को आप थोड़ी ना पीट सकते हो,
मतलब जो कॉल राइटर्स इतनी बड़ी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, उनको तो आप डेफिनेटली कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो तो आपसे स्ट्रांग रहेंगे। अगर आप कॉल खरीदोगे, अगर कॉल साइड में कॉल सेलर हैं इतने सारे, और आप वहां सोच रहे हो कि कॉल बाय कर लूं और आपका प्रॉफिट हो जाए, तो डेफिनेटली आपका लॉस होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसीलिए यहाँ पर जो देखा होगा, सुना होगा आपने, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कॉल राइटर क्या करेंगे, पुट राइटर, कुछ मत सोचो। जिसकी साइड में ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, जिसकी साइड में भी ओपन इंटरेस्ट कम है, उसकी साइड ज्वाइन करना है आपको। ओके, सिंपल। मतलब आपका अगर कॉल राइटर्स वहां पर स्ट्रांग हो रहे हैं, तो आपको पुट राइटर्स को ज्वाइन करना है, मतलब पुट बाई करना है आपको सिंपली पुट बाय करना है। ओके, आपका अगर कॉल पुट राइटर स्ट्रांग हो रहे हैं, तो क्या करना है? कॉल वालों को ज्वाइन करो, सिंपल। कॉल बाय करो उस टाइम पे, आपका वहां पर एक व्यू क्लियर हो जाएगा। अगर आप बुलिश हैं, तो बुलिश के टाइम पे आपको कॉल बाय करना है, यानी जिस साइड में है, जिस साइड में आपका ओपन इंटरेस्ट कम है। ओके, कॉल साइड में है तो कॉल बाय करना है, तो आपको क्या देखना है? पुट साइड में आपके ज्यादा वॉल्यूम होने चाहिए। ओके, जिस साइड में कम है आपके साथ ही उसी साइड में जाना है। ये कंफ्यूजन शायद दूर हो गया होगा। अभी और डिटेल में भी थोड़ा सा समझ लेंगे। अब डिफरेंस का मीनिंग क्या है? डिफरेंस का मीनिंग ये है कि जब कॉल राइटर्स आपका पुट राइटर्स से ज्यादा हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आप वहां ये समझिए कि हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं? पुट माइनस कॉल, मतलब बुलिश माइनस बेरिश, या टोटल बाय माइनस टोटल सेल। आप ऐसे ही तो निकालते हैं। अब जब टोटल बाय माइनस टोटल सेल निकालेंगे, तो क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा जनरली, तभी आप प्रॉफिट में। और अगर टोटल बाय माइनस टोटल सेल अगर आप निकालें और वो निगेटिव नंबर आए, तो क्या होगा? वो निगेटिव नंबर आने का मीनिंग क्या है वहां पर? कि आपको लॉस हुआ, ये मीनिंग है अल्टीमेटली। तो आप क्या है मार्केट में? आप क्या है? आप ऑप्शन बायर हैं। आप क्या बोलेंगे? कॉल बाय माइनस पुट बाय, कॉल बाय माइनस पुट बाय आप बोलेंगे। लेकिन हम मार्केट में किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं? हम बोल रहे हैं जिस साइड में, जिस सेलर के पास में कम ओपन इंटरेस्ट है, उसकी साइड में जाएंगे। तो सेलर मतलब कि पोजीशंस तो अल्टीमेटली उसी की हैं। मार्केट को ऑप्शन चेन में पूरा जो राइटर है, जो फर्स्ट फादर है, जो पूरा फादर है ऑप्शन चेन का, जो पैदा कर रहा है वहां पर ओपन इंटरेस्ट को, अल्टीमेटली वो तो ऑप्शन राइटर ही है। हमको समझना उसी का है। तो ऑप्शन राइटर के लिए क्या है? ऑप्शन सेलिंग क्या है? ऑप्शन सेलिंग उसके लिए, जैसे आपके लिए कॉल बाय है मार्केट ऊपर जाने के लिए, यानी बाय करते हैं, माइनस सेल मतलब आप जब सेल करते हैं। कॉल बाय पुट सेल, कॉल बाय पुट बाय। तो कॉल बाय माइनस पुट बाय आप करते हैं, तो आपका टोटल आता है कॉल बाय, यानी मतलब आप लॉन्ग माइनस शॉर्ट, कॉल बाय माइनस पुट बाय आप ये करते हैं। अब उनके केस में क्या होगा? पुट सेल माइनस कॉल सेल, आपका उल्टा होगा। आपने किया कॉल बाय माइनस पुट सेल, अब उनका क्या होगा? कॉल बाय माइनस पुट सेल तो आप कर रहे हो, लेकिन कॉल बाय माइनस पुट बाय तो आप कर रहे हो, लेकिन उनका क्या होगा? उनका तो उल्टा होगा इसका, क्योंकि आपका वो अपोजिट पार्टी है। तो उनका होगा पुट माइनस कॉल। अब जब पुट माइनस कॉल होगा, तो क्या होगा? पुट माइनस कॉल में क्या होगा आपका? पुट माइनस कॉल का मतलब वहां पर वो भी वही चीज सोच रहे हैं, वो भी वही कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं। पुट राइटिंग माइनस कॉल राइटिंग, मतलब कितना लॉन्ग है माइनस कितना शॉर्ट है। अब कितना लॉन्ग है माइनस कितना शॉर्ट है, अगर वो आपको पता चल गया, मतलब अगर आपका वो निगेटिव में आ गया, तो क्या हुआ? लॉस। लॉस का मतलब आपका मार्केट नीचे। तो इसीलिए यहां पर हम इसको इस तरह से देखते हैं कि पुट माइनस कॉल देखते हैं, ना कि कॉल माइनस पुट देखते हैं। तो पुट माइनस कॉल में क्या करते हैं? ये हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, या ये कह लीजिए कि जो पार्टी छोटी है, हम उसकी साइड रहना चाहते हैं। अब उसकी साइड में हम रहेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर निगेटिव दिख रहा है। तो निगेटिव जो वैल्यू दिख रही है वो प्लॉटेड है यहाँ पर डिफरेंस या पीसीआर आप कह लीजिए। तो ये प्लॉटेड है, और इससे ये क्लियर व्यू मिल रहा है कि यहाँ पर पोजीशन निगेटिव है। अब निगेटिव है यहाँ पर भी, पुट बाय पुट बाय पुट बाय, और इतना बड़ा बड़ा नंबर निगेटिव दिख रहा है। हमें इससे अच्छा इंडिकेशन और क्या चाहिए?
अब यहाँ हमें पुट बाय दिख रहा है, हमें सिर्फ ये देखना है यहाँ पर कि किसमें एग्रेशन ज्यादा है। अब देखेंगे यहाँ पर, तो इसके हिसाब से जो मैंने आपको कॉल सेलर और पुट सेलर का बताया, तो यहाँ पर देखेंगे तो कॉल सेलर और पुट सेलर का किस तरह से यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर किस तरह से युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर हावी हैं, कुश्ती कबड्डी मैच सब चल रहा है इधर। अब देखें तो कॉल राइटर्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉल राइटर्स मॉर्निंग से एग्रेसिवली राइटिंग करते जा रहे हैं और पुट राइटर बेचारे वहां से एग्जिट करने में लगे हुए हैं। इवन वो ट्राई भी किए, होल्ड किए कि अभी अब तो कुछ हो जाए, कुछ तो हो जाए। अगर कॉल राइटर्स थोड़ा सा भी वहां ढीले पड़ते तो डेफिनेटली पुट राइटर्स यहाँ पर लेके चले जाते, यहाँ पर ट्राई करते होल्ड करने की। अब देखिए निफ्टी में इन्होंने किया है, बट कॉल राइटर्स एक्चुअली यहाँ पर पोजीशंस छोड़ ही नहीं रहे हैं। पुट राइटर कब यहाँ पर एग्रेसिव हो सकते थे, जब कॉल राइटर्स यहाँ पर अपनी पोजीशंस छोड़ते, अपनी पोजीशंस हल्की करते। बट कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं, वो एग्रेसिव है, कॉल राइटिंग की ही जा रही है, मार्केट को प्रेशर में लाया ही जा रहा है, मार्केट में प्रेशर कंटिन्यूसली बरकरार है। इसीलिए यहाँ पर देखेंगे तो रेड वाली लाइन जो थी, ये वाली कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, और जबकि पुट वाली आपकी डिक्रीज होती जा रही है। और एक ऐसा पॉइंट आता है, मतलब जो आपका सिनेरियो बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में ही बन गया था, 9:30 बजे तक ही बन गया था, वो सिनेरियो मतलब निफ्टी में आपका एग्रेशन सेलिंग साइड में पहले ही था, निफ्टी में पुट बाय जोन पहले ही बन चुका था। जबकि बैंक निफ्टी में आपका वो पुट बाय जोन पहले ही बन चुका था। हमें किसकी साइड में रहना है, हमने बात किया है, हमें रहना है जिसकी साइड में कम है ओपन इंटरेस्ट, हमें पुट साइड में रहना है, पुट बाय करना है। तो यहाँ पर देखिए कि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी वो सिनेरियो पहले ही बन चुका है, जबकि निफ्टी में बनते बनते ऑलमोस्ट 12:15 हो गए। अब इस टाइम पे जब 12:15 के बाद बनेगा तो डेफिनेटली जो निफ्टी अगर सस्टेन भी कर रही होगी, तो वहां पर निफ्टी में भी प्रेशर आएगा। निफ्टी को सस्टेन करने के लिए क्या स्ट्रांग होना चाहिए, रिलायंस आपका काफी होल्ड करेगा। रिलायंस एक्चुअली बहुत बड़ी पोजीशंस होल्ड करता है निफ्टी के लिए। मतलब आप ये समझ लीजिए निफ्टी का जो टोटल एम कैप है, निफ्टी में जितने स्टॉक्स हैं उनमें सबसे ज्यादा वेटेज रिलायंस का है, कॉमन वो है। तो इसीलिए रिलायंस क्या होगा कि रिलायंस अगर होल्ड कर रहा है अपनी पोजीशन, रिलायंस अगर बुलिश है और बाकी के स्टॉक भी बेरिश है, तो भी निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली कि साइडवेज हो जाएगा, बट वो नीचे की साइड में क्रैक नहीं होगा जब तक कि रिलायंस भी उसको ना सपोर्ट करे और बाकी और भी स्टॉक्स हैं वो भी सपोर्ट ना करें। इन्फी, टीसीएस, उसके बाद आपका बैंकिंग स्टॉक भी कुछ ऐसे हैं। मतलब बैंकिंग स्टॉक तो चलो बैंक में आ जाएंगे, निफ्टी बैंक में आ जाएंगे, बट वो भी अगर जो आईटी के स्टॉक्स हैं और जो रिलायंस है, ये अगर थोड़ा सा भी वो हुआ तो ये सपोर्ट कर सकता है। मतलब अगर रिलायंस भी क्रैक होगा तो पक्का है बैंक निफ्टी को निफ्टी ज्वाइन करेगा, मतलब उसमें भी रैली नीचे की साइड, डाउन साइड आएगी ही आएगी। तो वही यहाँ पर हम देख रहे थे कि डिफरेंस कॉल माइनस पुट माइनस कॉल का हमने डिफरेंस निकाला। हम चाहे क्रॉस ओवर चेक कर लें, चाहे डिफरेंस चेक कर लें, दोनों चीजें एक ही हैं, बस व्यू हमें एक ही मिल जाता है कि कब नेगेटिव हुआ है या कब पॉजिटिव हुआ है एंट्री के लिए। अच्छा, इस टाइम पे एक चीज और ऑब्जर्व करना चाहिए, वो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है जो आप इंडिया विक्स बोलते हैं। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स का ना बहुत मेजर रोल है। देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या है, एक फियर इंडिकेटर है। अब फियर इंडिकेटर का मतलब क्या है कि जब जब मार्केट में डर बढ़ेगा, जब जब मार्केट में डर कब बढ़ता है, फियर कब बढ़ता है, फियर तब बढ़ता है जब मार्केट में गिरावट आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। या फियर कब बढ़ता है, पर्टिकुलर कोई इवेंट हो गया, इवेंट में भी कुछ नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं होगा। जब जब आपका विक्स बढ़ेगा तो उस टाइम क्या होता है, फियर बढ़ता है, और फियर में क्या होता है, लोग अननेसेसरी भी सेलिंग कर देते हैं। मतलब डर की वजह से भी जो सेलिंग हो रही है, वो भी सेलिंग आपका फियर क्रिएट करती है। और उस फेज में क्या होता है कि जो भी बड़े प्लेयर्स हैं तो वो डीप ओटीएम साइड में पुट बाइंग करते हैं, या आप ओटीएम कह लीजिए, ओटीएम साइड में पुट बाइंग करते हैं
अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। पोर्टफोलियो को हेजिंग का मतलब क्या है, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। हेजिंग का मतलब आप इंश्योरेंस समझिए। इंश्योरेंस कैसा होता है, इंश्योरेंस में आप क्या करते हैं, आपने प्रीमियम दे दिया और आपको एक पर्टिकुलर प्रॉमिस हो जाता है कि भाई अगर आपके अगर चोट लग गई तो हम आपका हॉस्पिटल का खर्चा बियर कर लेंगे। ये एक सिंपल मैं आपको एक इंश्योरेंस की बात बता रहा हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस हो सकती है, कोई मतलब किसी भी टाइप का, आप मान लीजिए चलिए जनरल इंश्योरेंस हम ले लेते हैं। कार है हमारी, तो कार का इंश्योरेंस हम कैसे करते हैं, एक हमने प्रीमियम दे दिया, 10,000 रुपये दे दिए, तो हमको वो बता देता है कि भाई आपका इतना क्लेम आप ले सकते हो, आपकी कार में ये डैमेज होगा तो हम उसको रिपेयर करा देंगे। ओके, तो इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि आपका वो रिपेयर कराने की बात कही जा रही है एक पर्टिकुलर अमाउंट पे। तो अब इंश्योरेंस के ही जैसा आप इसको हेजिंग को समझो। हेजिंग में क्या कर रहे हैं आप, आपसे एक प्रीमियम ले रहे हैं। हेजिंग में जनरली मैं आपको एक बेसिक हेजिंग बता देता हूँ। अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख से ज़्यादा है, 10-12 लाख के आसपास है, तो आप डेफिनेटली एटलीस्ट पुट बाइंग करके हेजिंग कर सकते हैं। थोड़ा डीप ओटीएम साइड में जाकर के, जैसे अभी 18,100 है तो 17,500 का एक पुट बाय किया जा सकता है। अ, उससे क्या रहता है, एटलीस्ट जितना मार्केट क्रैक होगा वो आपको उसके हिसाब से, जो अगर बाय किया है पुट, तो पुट बाय तो बहुत सस्ते में किया होगा, लेकिन अगर मार्केट क्रैक होगा, अगर मार्केट 2-4-500 पॉइंट क्रैक हो, तो आपको डेफिनेटली वहां पर वो पुट बाइंग की वजह से पुट का प्राइस बढ़ जाता है, तो वो आप उसको, अब इससे ये नहीं है मीनिंग कि आपका मतलब पोर्टफोलियो गिरेगा ही नहीं। मैंने आपको बोला कि इंश्योरेंस खरीदने के बाद ऐसा तो है नहीं कि कार का एक्सीडेंट नहीं होगा, आपके पैर नहीं टूटेंगे, ऐसा तो है नहीं। बस ये है कि आपका कुछ कॉस्ट आपका वो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। मतलब जो आपका खर्चा है बड़ा होने वाला, हो सकता है कि कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें आपका इंश्योरेंस कंपनी कर दे। मान लीजिए आपने देखा होगा कि भाई 10,000 रुपए का आप प्रीमियम लो और आपका 60-70 हज़ार रुपए का क्लेम बड़े आराम से कार में हम ले लेते हैं। तो एक मैंने एग्जांपल दिया, तो क्या है कि 10,000 रुपए का प्रीमियम और 60-70 हज़ार रुपए, तो कितनी अच्छी बात है अगर एक्सीडेंट हुआ तो, ऐसे केसेस में, या गाड़ी ठुक गई तो, या हाथ पैर टूट गए तो सेम यहाँ है। अगर हाथ पैर टूटे, अगर मार्केट टूटा, तो अगर हम 10,000 रुपए का ऑप्शन बाय कर रहे हैं और 50-60 हज़ार 70 हज़ार का बन जा रहा है, तो क्या बुरा है? समझे अल्टीमेटली हेजिंग का मीनिंग क्या है। अगर हम 10,000 रुपए का ऑप्शन बाय कर रहे हैं और वो 50-60 हज़ार रुपए 70 हज़ार का बन गया, तो क्या बुरा है? मतलब वो जो 50-60 हज़ार 70 हज़ार का ऑप्शन बना, जितना आपका मार्केट क्रैक हुआ है, जितना आपका वहां पर पोर्टफोलियो में नुकसान हुआ है, एटलीस्ट कुछ तो भरपाई होगी। आपका अगर मान लीजिए कि 1 लाख का नुकसान हुआ है, 1 लाख का आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का क्रैक आया है पोर्टफोलियो में, तो आप एटलीस्ट कुछ तो 60-70 हज़ार रुपए तो डाल सकते हैं। दोबारा 60-70 हज़ार और डाला, वो जो अमाउंट आया है पुट बेच दिया आपने, पुट लिक्विड कर दिया, उसके बाद आप उसको उठा करके पुट के जगह पे पुट बेचने के बाद आपने उठा करके उसी का जो भी आपके पोर्टफोलियो में है, चाहे आप वो स्टॉक खरीद लें, निफ्टी वीज खरीद लें, जो भी आपको करना है, म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड डाल दिया। आपके पास अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा का म्यूचुअल फंड भी है, तब भी आप उसको हेज करके रखो। तो जिस तरह से हेजिंग के लिए हम ओटीएम पुट खरीदते हैं, तो ओटीएम पुट खरीदने की वजह से इंडिया विक्स आपका वहां पर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। एक बड़ा कंसेप्ट है, अगर कभी टाइम मिले तो मैं बिल्कुल डिटेल में ये इंडिया विक्स कैसे हम समझते हैं वो बात करेंगे। लेकिन अभी जो है वो उस कंसेप्ट की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा व्यू मैं इस पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया विक्स में आपका मतलब रोल क्या है वहां पर। तो जिस टाइम पे मार्केट में फियर बढ़ता है, फियर मतलब आप पुट बाय कर रहे हो, ओटीएम पुट बाय कब किया जाता है, जब हेजिंग करनी होती है। तो हेजिंग कब किया जाएगा, हेजिंग तब करते हैं भाई चढ़ती हुई मार्केट में, ऊपर जाती हुई मार्केट में कौन हेजिंग करेगा। हेजिंग कब किया जाता है, जब इंडिसाइसिव जोन आ जाता है, बिल्कुल एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब समझ में ही नहीं आ रहा है, इवन बड़े बड़े ट्रेडर्स को नहीं समझ में आता है, करें तो क्या करें, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को नहीं समझ में आता है। जिनके करोड़ ऑफ करोड़ के पोर्टफोलियो है, 1-2 करोड़ 3 करोड़ के पोर्टफोलियो है, तो डेफिनेटली वो, देखिए वहां पर क्या है कि अभी ऐसे सिचुएशन में आप मुझे ये बताइए कि मार्केट किस साइड में जाएगा, अभी कौन जानता है। ओके, किसको पता है मार्केट किधर जाएगा? जब किसी को नहीं पता होता है, तो इस सिचुएशन में एक ही बात होती है कि मार्केट में अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिया, तो मार्केट की रैली भी चाहिए। जो
पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अगर मार्केट में रैली आई ऊपर साइड में तो उनको पोर्टफोलियो में अपने रैली भी चाहिए वो, लेकिन अगर मार्केट नीचे क्रैक हो तो वो चाहते ही नहीं है। मतलब वो चाहते हैं कि उनका पोर्टफोलियो एटलीस्ट यहीं पर अटका रहे, उसी जगह के नियर बाई में अटका रहे। अब वो कैसे पॉसिबल होगा? तो उसके लिए ऑप्शन बाय करते हैं, या आप ये कह लीजिए कवर्ड कॉल सेल करते हैं। तो जो आसान है वो है पुट बाय करना। वो कम पैसे में हो जाता है और थोड़ा सा ज़्यादा रिवॉर्डेबल होता है, ज़्यादा रिवॉर्ड मिल जाता है वहाँ पर, इसलिए ऑप्शन बाय किया जाता है पुट साइड में। ओके, एक बेसिक वो था। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहीं अकेले इतने ही तक हेजिंग होती है, कैश के पोर्टफोलियो के सामने फ्यूचर भी सेल किया जाता है, तो ऐसा भी है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा, अभी ये टॉपिक इसका नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा जो टॉपिक है, हम इंट्राडे में किस तरह से करते हैं उसके लिए हम पैरामीटर्स डिस्कस कर रहे थे सारे। बट ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको किस हिसाब से देखना चाहिए इंट्राडे के लिए। वो सारे पैरामीटर्स को आपको जज करना है, समझना है। बेशक आप टिप्स पे तो बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, किसी की टिप्स पे, वो कोई भी हो। ओके, आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपका डेटा क्या बोल रहा है और आपको किस साइड में पोजीशन लेनी है। अगर आज का डेटा निगेटिव था तो वो बैंक निफ्टी में पहले से ही था, निफ्टी में बाद में हुआ है। निफ्टी में 12 बजे करीब करीब हुआ है, बैंक निफ्टी में पहले ही हो गया है। आप यहां देखेंगे तो निफ्टी में 12 बजे, सवा 12 बजे के आसपास हुआ है यहाँ, और बैंक निफ्टी में पहले से ही इंडिकेशन है। तो बैंक निफ्टी में देख, अगर आप इसको एक तरह से और भी ये भी जज कर सकते हैं कि कौन सी साइड ट्रेड लेना है। अगर आपको कभी भी दोनों साइड में एक ही जैसे दिख रहा है मार्केट, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ही जैसा बिहेव कर रहा है, तो आप डेफिनेटली वहां पर जिसमें ज्यादा एग्रेशन है, जिसमें आपका ज्यादा क्लियर व्यू है, आप उसको ट्रेड करिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आप पर्टिकुलर किसी एक इंडेक्स पे कंफर्टेबल है, पर्टिकुलर किसी एक इंडेक्स से ट्रेड करते हैं, जैसे निफ्टी में कुछ लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, कम वॉलेटिलिटी है, आसानी से प्ले आउट किया जा सकता है। बैंक निफ्टी में थोड़ा वेगा ज़्यादा होता है, बैंक निफ्टी का बीटा रेटिंग ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। मतलब निफ्टी अगर निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी 3 टाइम्स वॉलेटाइल है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप, अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल है दोनों में, तो आप जिसमें आपको बेस्ट पोजीशंस मिल रही हैं, जिसमें आपको बेस्ट एंट्रीज मिल रही हैं, उसमें ट्राई करिए। जैसे आप देखेंगे तो आज मॉर्निंग से बैंक निफ्टी बेस्ट एंट्रीज दे रहा है, बैंक निफ्टी ने पहले एंट्री भी दिया, बैंक निफ्टी में क्रॉस ओवर, बैंक निफ्टी का डेटा निगेटिव, बैंक निफ्टी का चार्ट निगेटिव अच्छा खासा। तो इससे क्या हमें क्लियर कट व्यू मिलता है कि हमें वहां पर उसी डायरेक्शन में प्ले करना है जिस डायरेक्शन में वो इंडेक्स चल रहा है, और उसमें डेटा भी उसी हिसाब से। अगर हमें पुट बाय जोन में दिख रहा था तो पुट में हमें देखना चाहिए, एटलीस्ट हम कम से कम उस टाइम पे लॉन्ग तो नहीं होते वहां पर। अगर हमने ये डेटा देख लिया, अगर हमने ऑप्शन चेन रीड कर लिया तो ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा थोड़ा शायद आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, एक बार में नहीं आएगा, आप 2-3 बार देखिएगा वीडियो को, एक एक पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट फिर एक दो वीडियो रियल टाइम में बनाएंगे, लाइव मार्केट में बनाएंगे, तब और डाउट्स दूर होंगे, और पूरी कोशिश करेंगे अगर पोजीशन किस टाइम पे कैसे एंट्री डालते हैं वो भी ट्राई करेंगे, और सेम उसी टाइम पे लेकर के दिखाने की, तो उससे बेटर आइडिया लगेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अब हम ऑप्शन चेन की तरफ अगर बढ़ें कि आप एक तो इसके बिहाफ पर कि किस तरह से रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ये सब हमने ड्रॉ किया। अभी ऑप्शन चेन में क्या देखने लायक होता है? तो ऑप्शन चेन में जो देखने लायक होता है, देखिए रियल टाइम में लाइव मार्केट में आप बहुत ज़्यादा तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप वॉल्यूम के नंबर्स देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के नंबर कंपेयर कर सकते हो, ये टोटल भी कंपेयर कर सकते हो, नीचे आप देखेंगे तो नीचे भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि किस जगह पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, अभी यहाँ पर है, सेकंड कहाँ पर, यहाँ पर है, तो ये भी हम जज कर सकते हैं। तो सेकंड हमें यहाँ, अभी हमने शुरू में बात भी किया था, ये वाली स्ट्राइक सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगी। ये
सॉरी ये वाली स्ट्राइक आपकी सेकंड मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक्स रहेगी ओपन इंटरेस्ट के बिहाफ पर। तो ओपन इंटरेस्ट मतलब ये वाला सेकंड वाला, ये मोस्ट प्रोबेबली रेसिस्टेंस रहेगा। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इस साइड में अगर आपको ये इतने नंबर्स नहीं पढ़ने आ रहे हैं तो एटलीस्ट आप यहाँ पर बिल्डअप्स पढ़ लीजिए। अब बिल्डअप का एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। बिल्डअप का स्ट्रॉन्ग रोल ये है कि हम बिल्डअप को देख करके भी जज कर सकते हैं कि हमें किस साइड में पोजीशंस ट्रेड करनी है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्डअप से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। उस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डीप साइड में कैसे हम डीपली इसको एनालाइज कर सकते हैं, बिल्डअप को कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, बिल्डअप के बिहाफ पर किस तरह से ट्रेड डाल सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में स्पेशली हमने जो बात किया था, ये पूरी वीडियो का जो कंक्लूजन है वो मैक्सिमम पॉइंट्स हमने इंट्राडे ट्रेडर्स के पर्पज से, इंट्राडे ट्रेडर वो भी ऑप्शन बायर के लिए डिस्कस किया। पूरा का पूरा ये वीडियो हमने ऑप्शन बायर के लिए डिस्कस किया। तो एक बार कंक्लूड करते हैं सारी चीज़ों को लेकर के। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि ट्रेंड क्या है, देन रेंज क्या है चार्ट पे, देन सेकंड हमें नेट ओपन इंटरेस्ट देखना है। अगर आपको आपके सामने ये नहीं है तो आप डेफिनेटली दो तीन, कम से कम दो दो तीन तीन एक्सपायरी का देख लीजिए पहले ही, प्री डे में पहले एक्सपायरी में ये ईओडी में ही आप देख लीजिए, दो तीन एक्सपायरी का देख लीजिए कि कहाँ पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, वो चेक करिए। आपको रेंज मिल जाती है, मतलब चार्ट्स पे भी रेंज मिल गई, डेटा में भी रेंज मिल गई। आपको अगर ईओडी में डेटा अगर समझ में आता है तो देन इट इज ओके, गुड है। नहीं आता है तो आप एज इट इज इसको छोड़ दीजिए, बिकॉज अभी जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा बहुत डायल्यूटेड है, तो अभी छोड़ दीजिए अगर आपको नहीं समझ में आता है। देन आपको इंट्राडे में क्या करना है कि आपको रेंज मिल गई, सब कुछ मिल गया, पहले से तैयारी हो गई, आपको मैंने स्टेप बताया है कि आपको स्टेप डिसाइड करना है। स्टेप 1 अगर ये हुआ तो हम ये कर लेंगे। सेकंड, अगर आपके सामने एंट्री बन रही है, अब इंट्राडे के टाइम पे आपको ये कभी भी अगर डेटा यूज करना है तो आप कम से कम ऑप्शन चेन को सेटल होने दीजिए, ऑप्शन डेटा को सेटल होने दीजिए। डेटा मतलब डेटा है, मतलब एक बात आप सोचिए कि आप जाते ही तो नहीं ट्रेड डालेंगे तुरंत इमीडिएट। अगर आप डाल भी रहे हैं तो आपके जैसे कितने लोग डालेंगे, तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा डिले करते हैं, इसलिए क्योंकि डेटा आपका बन जाता है तो डेटा में आप पढ़ पाते हैं। एटलीस्ट आप आएंगे, आप अपनी पोजीशन डालेंगे तभी तो मैं आपको समझूंगा कि आपने पोजीशन ऐड किया। मतलब वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम अगर आ गया, थोड़ा बहुत वॉल्यूम ऐड होना चाहिए, थोड़ा बहुत चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऐड होना चाहिए। अब ये दोनों चीजें ऐड होती है ना, उसके बाद ही जाकर के डायरेक्शन का पता चलता है। तो कम से कम आप 10, सवा 10, साढ़े 10, 11 बजे तक का वेट करिए मार्केट में। जब तक आपके सामने आधे 1 घंटे 2 घंटे का डेटा नहीं आ जाता है तब तक आप अवॉइड करिए ट्रेड के लिए। ट्रेड आपको इंट्राडे में डेफिनेटली मिलेगी। अगर आप देखेंगे तो पूरे महीने में चाहे आपको 10 ही ट्रेड मिले, लेकिन आपको मिलेगी तो अच्छी ट्रेड मिलेगी। अगर आप ऐसे सिस्टम को, ऐसे स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो इंट्राडे में आपका कंफ्यूजन नहीं कंक्लूजन बनाए। आपको इंट्राडे में कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जितनी ज्यादा आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जैसे आप टेक्निकल थ्योरीज में देखेंगे, टेक्निकल में आप जितने इंडिकेटर्स लगाएंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन। बट आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए। आपको कंफ्यूजन क्यों चाहिए भाई? आपका कंफ्यूजन अगर बढ़ता जाएगा तो आप आपका वहां पर स्ट्रेंथ आप वीक कर रहे हैं अपनी। ओके, हमें क्या चाहिए? आपका कन्विक्शन चाहिए हमें वहां पर। हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए, कन्विक्शन चाहिए। कन्विक्शन कैसे आएगा? हमने किसी एक की बात मानी और हमने वहां पर जज किया कि हम सही हैं नहीं सही हैं। आप कैसे जज करेंगे? हम डेटा देख करके जज करेंगे। और किसकी बात मान रहे हैं? किसी एक आध इंडिकेटर की। अब इंडिकेटर कौन हो सकता है? वो कोई भी एक इंडिकेटर हो सकता है, चाहे आप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस यहाँ लगा लीजिए, वी वैप, या मूविंग एवरेज लगा लीजिए। मैं बेस्ट बेस्ट जो होता है वो सबसे अच्छा है वी वैप। मैंने आपको जो दिखाया अभी, मैं भी वी वैप यूज करता हूँ। वी वैप के नियर बाई में आने के टाइम पे एंट्री लेते हैं, बहुत अच्छी एंट्री मिलती है। चाहे कम से कम ट्रेड मिले लेकिन सेफ साइड ट्रेड ऑलमोस्ट मिलती है। ओके, और दूसरा जो इंट्राडे में हम टारगेट डिसाइड करते हैं या एसएल डिसाइड करते हैं। एसएल तो देखिए फिक्स रखता हूं मैं 1500 रुपए का, आपको मैंने बताया। जो टारगेट डिसाइड करता हूं मैं, कैसे वो डिसाइड करता हूं? दो तरीके हैं। अगर एग्रेशन है तो मैं पिवट्स डिसाइड करता हूं, अगर एग्रेशन है तो। दूसरा, अगर एग्रेशन नहीं है तो बेसिकली
अपने कैपिटल पे देखते हैं। कैपिटल पे अगर हमें मिल गया ठीक ठाक सा, जितना हमने एसएल के लिए लगाया है, अगर इतना भी मिल गया, मतलब 1:1 जो आप बोल लो, अगर 1500 का एसएल डाला है तो डेफिनेटली हमारी उम्मीद होती है कि 1200-1300 1500 तो एटलीस्ट मिलना चाहिए, अगर हमारी साइड में चल रहा है तो, पर लॉट पे। तो हम उसी हिसाब से ट्रेड डाल रहे हैं अभी। उसके बाद दूसरा क्या है कि अगर आपको सिस्टमेटिक ही डालना है कि सिस्टम में जो आए उसके हिसाब से हम डालेंगे, तो ऑप्शन के प्राइस पे आप, जीरोधा में मिलता है फीचर, ऑप्शन के जो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए और उस पे वीवैप लगा लीजिए। दूसरा दूसरा आप वहां लगाएंगे वीवैप, तो मतलब आपका वीवैप ऊपर है नीचे है प्राइस, वो आपको बताएगा। दूसरा आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, एक मिलेगा पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड। आप चाहे किसी पे भी देखेंगे, जीरोधा पे भी अवेलेबल रहेगा, ये ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू पे भी है। तो ट्रेडिंग व्यू पे अगर मैंने पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया, ये एक बहुत बेसिक आप इंडिकेटर्स यूज कर सकते। इंडिकेटर क्या है, ये बहुत बेसिक, आप सिर्फ और सिर्फ टारगेट और उसके लिए डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको टारगेट बुक करना चाहिए। यहाँ पर जनरली रेसिस्टेंस और सपोर्ट दिखता है, तो आपको सिंपली थोड़े से सेटअप एडिटिंग करने हैं इसमें। सीधा सेटिंग्स पे जाइए और इसको ट्रेडिशनल को फिबोनाची कर लीजिए पहले, और इस जो पिवट बैक्स है, जो ये मल्टीपल लाइंस पीछे की भी आ रही हैं, इसको आप सिंपली कर लीजिए 1। ओके, 1 करने के बाद इसमें आप क्लिक कर दीजिए और आपका एक दिन का ये पिवट पॉइंट सेट हो जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसमें वीवैप यूज कर सकते हैं। ओके, वीवैप क्या है, वीवैप एक्चुअली फिल्टर रहेगा, प्राइस को फिल्टर करने के लिए सिंपली है, और कुछ नहीं है। आपको ये यूज करना है, देखिए VWAP, वीवैप, ना कि VWMA। तो ये हमें यूज करना है, हमें ये यूज करना है वीवैप सिंपली। वीवैप में भी कुछ माइनर से सेटिंग्स कर लीजिए। तो सेटिंग्स पे जाएंगे और इसमें हम इसको बैंड मल्टीप्लायर को ऑफ कर देंगे। ओके, और यहाँ पर हमारा वीवैप लग गया। अब वीवैप लग गया तो एक तो ये मतलब चार्ट पे है, ठीक है, ये चार्ट पे है। आप इसको चाहें तो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, कैंडल्स भी रख सकते हैं, जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। बट मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता दूं, मैं अपने इसी शीट पे ही देख करके एंट्री डाल देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर देखते हैं ना, तो यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा एक फोमो होता है कि मतलब जो कैंडल्स बनती रहती है तो अर्ली एंट्री कई बार ले लेते हैं, जबकि यहाँ पर जो चलता है, यहाँ पर तो 1 मिनट बाद ही डेटा आना है। और मैंने ये देखा है कि जब मैं इसको देख करके एंट्री वगैरह कंसिडर करता हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर फीलिंग्स थोड़ी कम आती है, बिकॉज यहाँ पर वो डेटा टिक बाई टिक तो नहीं चल रहा है। वो बिल्कुल टिक बाई टिक चलता है ना, तो थोड़ा सा कभी कैंडल तो कुछ बनाता है, कभी कुछ बनाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसलिए थोड़ा यहाँ पर किसी टूल्स का सिर्फ और सिर्फ, मतलब हम टूल्स भी किस लिए बनाते हैं कि चलो ठीक है, हमारा एटलीस्ट हमारे यहाँ फियर ग्रीड सब खत्म है, कम से कम वो चीजें तो है, ठीक है। अब देखेंगे तो बहुत ज्यादा गैप नहीं रहेगा, अगर कभी रहेगा भी तो यहाँ पर 155 है और यहाँ पर 145, तो 10-15 पॉइंट गैप के आसपास में भी आप कंसिडर कभी भी कर सकते हैं। अगर ऐसी पोजीशंस आपको नहीं मिल पा, अगर ऐसे एंट्रीज नहीं मिल पा रही हैं, तो आप 10-15 पॉइंट के बाद गैप कर सकते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे भी करीब 11 बजे के बाद ही आया है, तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको, 10-11 बजे के आसपास आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ तो बिल्कुल इतना एग्रेशन था यहाँ सेलिंग के बाद कि यहाँ तो टच भी नहीं किया। तो अगर आपको एक ट्रेड में मिल जाती है 20-25 पॉइंट की, तो वो इनफ है। जो ये मैंने पिवट लगवाया है, वो किस लिए मैंने बताया आपको पिवट, मैं आपको बोला ना कि पिवट आपका कहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, तो उसके पहले निकलने के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके पहले निकल सकते हैं। मतलब अगर पिवट यहाँ तक है तो हमें एटलीस्ट यहाँ पे ही निकल जाना चाहिए। ओके, क्यों, क्या होता है रीजन आपको मैं बता दूं। ऑप्शन के प्राइस ना एग्रेसिवली, मतलब जो प्राइस आपका आना है ना, यहाँ आने से पहले ही आपका यहीं पर इतना बढ़ जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए ऑप्शन का प्राइस 70 का 100 बनना है, तो 70 का 100 आपका जो कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस ट्रेंड है, उसी में 70 का 100 बन जाएगा। फिर यहाँ आकर के अगर आएगा ना, तो उसके बाद भी ये 80-90-100 के ही आसपास घूमता रहेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो आपका ये स्टैंडिंग पॉइंट है, जो यहाँ हाल्ट है,
वो आपके प्रॉफिट को या वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल को खराब ना करे, वहां पर आपकी मेंटेलिटी ना खराब करे, आपका जो वहां पर आप इतने देर से बैठ करके ट्रेड डाल के रखते हैं और आपका प्रॉफिट आने के बाद आपका मतलब वो दोबारा से रिवर्सल दिखता है ये छोटे छोटे कैंडल्स पे, तो वो आपको परेशान करता है कहीं ना कहीं। इससे बचने के लिए आप यहीं पर निकल जाए, इसीलिए आपको ये पिवट बहुत हेल्पफुल होता है। पिवट आप कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर तो कहीं तो हाल्ट मिलेगा। देन क्या होता है कि आपका दोबारा से भी अगर आता है तो इस टाइप का आता है, देन फिर ये पिवट के ही नियर बाई में जाकर के स्टॉप लेता है। ये कोई आप ट्राई करिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रोज ये होगा, रोज तो कोई भी चीज नहीं होती है, रोज तो किसी का भी काम नहीं चलता है। रोज अगर हम कमाएंगे तो फिर जिससे हम कमा रहे हैं वो क्यों आएगा? ठीक है, अगर हम रोज कमाएंगे तो जो आ रहा है जिससे हम कमा रहे हैं, मतलब ऑप्शन इज अ जीरो सम गेम, तो भाई वो लूज कर रहा है तभी तो मैं पा रहा हूँ, अगर वो रोज रोज ही लूज करेगा तो क्यों आएगा? समझ रहे हैं? तो सिंपल है कि मतलब हम रोज तो सक्सेस नहीं हो सकते हैं, और हम अगर रोज सक्सेस भी होने लगे ना तो ये समझ लीजिए कि आपको जो अगली पार्टी वो देगी नहीं। वो चाहे कोई भी हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि रिटेलर ही होते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ सिंपली कि जो हमारे अगेंस्ट की पार्टी है जिससे हमने ऑप्शन बाय किया है वो डेफिनेटली नहीं आएगी, वो डेफिनेटली नहीं आएगा वहां पर, वो छोड़ ही देगा। क्यों आएगा ट्रेड करने? अगर कोई एक साल में रोज ट्रेड ही कर रहा है और रोज के रोज वो लॉस ही कर रहा है तो क्यों आएगा एक साल बाद वो? ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमें रोज तो प्रॉफिट होना नहीं है और ना रोज ऐसा सेटअप बनना है। तो आपको जो रोज सेटअप बनना है उसके लिए भूल जाइए। आपको अगर ध्यान देना है तो इसमें अगर आपको महीने में 10 दिन भी ऐसे सेटअप बन रहे हैं और उन 10 दिनों में आपने 10 दिन ट्रेड लिया और 7-8 ट्रेड भी आपकी अच्छी हो गई तो बहुत अच्छा है। इसी पर्पज से ये सेटअप मैंने डिस्कस किया आज इंट्राडे बाइंग, ऑप्शन बाइंग के लिए। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ अगर ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं भूल गया हूँ तो डेफिनेटली अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं कुछ ऐसी बातों की तरफ जो बीच में आए थे लेकिन वो करने का मन नहीं किया क्योंकि अपना टॉपिक खत्म करना था। अगर आपको अभी इतना वीडियो देखने के बाद भी बोर हो रहे हैं तो प्लीज उसको क्लोज कर सकते हैं वीडियो, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरी बात जायज है तो आप डेफिनेटली इसको अभी भी वॉच करो, क्योंकि आपको एक जज करने में हेल्प मिलेगी। देखिए आज के टाइम पे ना टूल्स तो कोई भी बना करके बेच रहा है, मैं सच बताऊं। ठीक है, और मैक्सिमम तो नकलची बंदर है। मैक्सिमम, मैं यहाँ पर यूट्यूब की ही बात नहीं, मैं किसी की भी बात करूं तो मैक्सिमम तो नकलची बंदर है। और उनके साथ में सिचुएशन क्या है ना कि वो खुद तो ग्रो नहीं कर पाएंगे लेकिन दूसरे लोगों का जिनका एक्चुअल में है, मतलब आप ये समझिए नकली बाबा असली बाबा देखे हैं ना, बाबा लोग होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी की बात करने वाले, उनमें दो टाइप के हैं। एक तो नकलची वाले हैं जो मतलब जो श्रद्धा और भावना को भी ठेस पहुंचाते हैं और उनके चक्कर में जो असली वाले हैं वो बेचारे परेशान रहते हैं। तो सेम यहाँ सेम सिचुएशन है कि अगर हम असली में कोई काम कर रहे हैं ना तो हमारे जो सामने नकली वाले हैं ना वो कहीं ना कहीं हमारी इमेज खराब कर देते हैं। मतलब एक्सेल शीट, गूगल शीट के बारे में मैं आपको बताऊं, गूगल शीट के बारे में इतना इमेज खराब हो चुका है। गूगल शीट से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, करीब आप सर्च करेंगे तो 100 वीडियोस आपको मिलेंगी, सब वही कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। अरे भैया क्यों बंदर बन रहे हो? जो अगर किसी का ट्रस्ट भी है गूगल शीट पे, किसी का ट्रस्ट भी है एक्सेल शीट पे, तो वो भी टूट जाएगा। तो मैं आपको यही बोलूंगा, आप ध्यान रखिए कि अगर आपको लगता है तो आप एटलीस्ट एक बार तो ट्राई करिए, एक बार तो ट्राई करिए ना। बहुत बार होता है कि हम सही चीजों से भी दूर हो जाते हैं क्योंकि हम गलत को ज्यादा प्रायोरिटी देख हम गलत को देख लेते हैं और ये सोचते हैं कि ये सही वाला भी गलत ही होगा। ठीक है, जज नहीं कर पाते हैं करेक्टली। ये बहुत बार मैंने बहुत लोगों की फ्रस्ट्रेशन देखी है, मुझे जो कॉल्स आती हैं, फोन को जो मुझे व्हाट्सएप आते हैं, बहुत लोगों की फ्रस्ट्रेशन है कि हम आपका क्यों खरीदें, हम तो पहले ही नुकसान में है इतनी एक्सेल खरीद करके। मैं समझ सकता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर अच्छा मेरे से भी अगर किसी को लगता है कि मेरे टूल्स में किसी को अभी प्रॉब्लम हुई है, अब डेफिनेटली मुझे, मैंने आपको बोला है ना कि कभी भी आप मुझे पूछ करके
टूल्स को अपडेट करा सकते हो, आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी कस्टमाइजेशन है, कुछ इशू है, उस सभी के लिए मैं ओपन हूँ। ओके, आप इस चीज के लिए बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपने ले लिया तो उसके बाद काम खत्म, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कभी भी आप मुझे बोल सकते हो, कभी भी आप उससे रिलेटेड मुझे डिस्कशन कर सकते हो। हमारे साथ में अपने बेशक हम बहुत छोटी सी फैमिली होंगी टेलीग्राम ग्रुप पे भी। आपको टेलीग्राम ग्रुप मैं बता देता हूँ कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अर्ली इन्वेस्टर का ही है। तो अर्ली इन्वेस्टर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अर्ली इन्वेस्टर ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अर्ली इन्वेस्टर पे हम जनरली जो बात करते रहते हैं, हमारा ज्यादातर डिस्कशन होता है, आप देखेंगे। हम कुछ भी ऐसा वो नहीं करते हैं। और अभी कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, मैंने आपको जैसे दिखाया वो इधर भी पोस्टेड है। और बहुत लॉजिकल बातें ही हम शेयर करते हैं, हम अननेसेसरी का डिस्कशन नहीं करते हैं। ओके, तो आप कभी भी अगर आपको लगता है तो आप डेफिनेटली ट्राई करिए। और यहाँ पर है अर्ली इन्वेस्टर्स लिखा है। ओके, सो ये था इस वीडियो में। काफी लंबी वीडियो रही, मुझे पता है कुछ लोग तो बोर हुए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।